अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए एक्सपेरिमेंटल मैथड टू फाइंड रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या एक्सपेरिमेंटल मैथड होता है अगर हमें रेट लॉ को फाइंड करना हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना हो, ठीक है। तो इसमें मान लो आपके पास A प्लस बी जो हमारे पास है वो रिएक्टेंट है और दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर आपके पास A की जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है, B की कॉन्सेंट्रेशन होती है और रेट, तीन चीज़ें हमारे पास दे रखी होंगी। और यहाँ पर आपको तीन एक्सपेरिमेंट दे रखेगा, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3। इनिशियल में मान लो पहले एक्सपेरिमेंट के A की हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो A1 है और B की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 2 है। फिर हमारे पास जो रेट दे रखा हुआ क्या है, 4 है। मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, B की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और फिर एक्सपेरिमेंट 1 में जो रेट हमारे पास होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो गिवन है, ठीक है। फिर हमने उस तरह एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट 2। उसमें A की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास डबल हो गई, B की कॉन्सेंट्रेशन भी 2 हो गई और रेट हमारे पास 4 है, ठीक है। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, उसमें A की कॉन्सेंट्रेशन 2 है, B की कॉन्सेंट्रेशन 4 है और रेट हमारे पास 8 हो गया। तो ऐसे सवाल आपको दे देता है, दे विल गिव द रिएक्टेंट एंड दे विल गिव यू द रेट। अब आपसे पूछेगा रेट लॉ कैसे निकालना होता है। तो इसका दो मेथड होता है, एक बहुत लॉन्ग मेथड होता है जिसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं और एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे हमारे पास सवाल का जो आंसर होगा वो एक स्टेप में आ जाएगा। तो हम दोनों मेथड्स को देखेंगे। पहले जो लॉन्ग मेथड होता है, जो कन्वेंशनल मेथड है, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहे हैं रेट लॉ क्या होगा। तो हम जानते हैं रेट होती है इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स, जो एक्स हमारे पास होता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोकियोमेट्री के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये रेट लॉ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ ए होगी, ऑर्डर ऑफ बी होगी, ठीक है। और बी पे हमारे पास वाई होती है। अब एक्सपेरिमेंट 1 में रेट दे रखा है 4, तो इसका मतलब क्या होगा, आर के प्लेस में आपने पुट किया 4 इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स और ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो आप इसको 1 भी कर सकते हो और जो हमारे पास बी की कॉन्सेंट्रेशन वो 2 है, 2 की पावर वाई हो गया, ठीक है। देन आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे जाओगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे भी हमारे पास रेट दे रखा हुआ है 2, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास रेट जो है वो 4 ही है। ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 2 होती है तो 2 की पावर एक्स हो जाएगी और बी की कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास 2 है तो 2 की पावर वाई हो जाएगा। ये हमने लिख लिया रेट फॉर दी सेकेंड एक्सपेरिमेंट। फिर हम लिखेंगे रेट थर्ड एक्सपेरिमेंट का, जहाँ पर रेट की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 8 है, यहाँ पर 8 दे रखी हुई है। फिर हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 है, 2 की पावर एक्स हो जाएगी और 4 की पावर हमारे पास वाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना होता है कि x की वैल्यू क्या है या फिर y की वैल्यू क्या है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनकी वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग कोई भी दो एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर देंगे तो हमें x और y की वैल्यूज़ जो होंगी वो आ जाएंगी। तो हमने सिंपली क्या किया, पहले हमने सिंपली एक्सपेरिमेंट 2 को एक्सपेरिमेंट 1 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 4 हो गया इक्वल्स टू के 2 की पावर x 2 की पावर y हो गया अपॉन 4 के 1 की पावर x और 2 की पावर y। तो जो हमारे पास कॉमन टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमें हमें फाइंड करनी होती है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर y हमारे पास कट जाएगा वो y लेंगे। तो यहाँ पर y हमारे पास और यहाँ पर y जो है, जो y का पावर हमारे पास है वो सेम है, 2 की पावर y है, 2 की पावर y है। तो हम एक्सपेरिमेंट 2 को एक्सपेरिमेंट 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारे पास के भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगी 2 की पावर x और यहाँ पर हमारे पास 1 होगी, ठीक है। अगर किसी की पावर 2 की पावर x हमारे पास है और इसको 1 के बराबर लेके आना है तो एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर किसी नंबर के आप पावर को 0 कर दोगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास x जो होगा वो किसके बराबर हो गया, x विल बी 0। तभी हमारे पास आपस में ये दोनों जो हमारे पास हैं राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट को डिवाइड करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई और x हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करें कि y की वैल्यू।
तो हम लोग क्या करेंगे, y के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास x कैंसिल हो जाए तो हम लोग इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है, जो हमारे पास x का जो यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर x यहाँ पर भी है, 2 की पावर x यहाँ पर भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट y की वैल्यू। सो अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 3 को एक्सपेरिमेंट 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, जो कॉमन टर्म्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/4 की पावर y हो जाएगी, आप इसको कॉमन भी कर सकते हो, ये हो गया हमारे पास 2 की पावर y। अगर हमें इसको बराबर लेके आना है तो यहाँ पर 2 की पावर क्या होगी 1, तभी ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या थी 0, y की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो आप कैसे लिखोगे रेट का एक्सप्रेशन, आप लिखोगे r इक्वल्स टू के, a की पावर 0 और b की पावर 1, ठीक है, क्योंकि a का हमने जो ऑर्डर थी वो क्या आई हमारे पास 0 के बराबर आई, और जो हमारे पास b की ऑर्डर हमारे पास क्या आई 1 के बराबर आई, ठीक है। तो जिसकी पावर 0 है इट विल बी इक्वल्स टू 1, तो आप 1 को हटा सकते हो, तो r हमारे पास इक्वल्स टू के, b की पावर 1, ठीक है। ये हमारे पास एक लंबा मेथड हो गया कि हमने 2 एक्सपेरिमेंट लिखा, पहले हमारे पास जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी उससे हमने क्या लिखा, हमने बनाया उनका रेट लॉ बनाया, ठीक है, और फिर हमने उनमें x को फाइंड करने के लिए हमने y को कॉमन करके डिवाइड किया, ठीक है, और y को फाइंड करने के लिए हमने x को कॉमन करके डिवाइड किया। तो ये एक बहुत ही लंबा सा प्रोसीजर हो जाता है और बहुत ही टाइम टेकिंग भी होता है। तो अगर आपके ये लॉन्ग आंसर में सवाल आ रहा है तो आपको वहाँ पर इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पर ये ठीक है। बट अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है कि हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं है, या फिर आपको इसका आंसर जल्दी लेके आना है, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये उसके लिए बहुत ही कम्बर्सम हो जाएगा। तो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास क्या होती है, फॉर ए, अगर हम लोगों को ए की पावर फाइंड करनी होती है कि ए पे हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या है, तो हम लोग बी को कांस्टेंट तो हम लोग क्या करेंगे, ए को फाइंड करने के लिए फॉर फाइंडिंग ए बी को कांस्टेंट और सेम रखो एंड वाइसा वर्सा, मतलब ए को फाइंड करने के लिए हम लोग बी को सेम रखेंगे, और अगर हमें बी फाइंड करना होगा तो हम ए को सेम रखेंगे। एग्जाम्पल में दिखाती हूँ, जो हमने अभी पहले क्वेश्चन किया है जिसको हमने बहुत लॉन्ग प्रोसीजर से किया है, अब उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो अगर हमें फाइंड करना है ए के ऊपर कौन सी पावर होगी या फिर ए का हमारे पास क्या होगा ऑर्डर, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें ए की फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे बी को कांस्टेंट या फिर सेम रखेंगे। तो हमारे पास बी सेम कहाँ पर आ रहा है, बी सेम इसमें और इसमें आ रहा है, तो हमने कहा कि अच्छा इन दोनों एक्सपेरिमेंट में हमारे पास बी क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बी सेम हो गया, फिर हम देखेंगे ए को, ए हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और कितना इंक्रीज कर रही है 1 से 2 हो रही है, मतलब डबल हो रही है। और आप फिर देखोगे रेट को, पहले आपने जिसको फाइंड करना है, ठीक है, उसको आप देखोगे, और जिसको नहीं फाइंड करना उसको सेम करोगे। तो आपको फाइंड करना है ए को, ठीक है, और आपको जहाँ पर जो बी हमारे पास कांस्टेंट होगा वहाँ वाले ए को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बी सेम हो गया, तो मतलब 1 और 2 वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग ए को देखेंगे, और फिर 1 और 2 वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग रेट को देखेंगे। तो इसको सेम रखा हमने, और फिर हम देख रहे हैं कि जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गई, डबल हो गई। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो रेट हमारे पास है 4 से 4 ही रही, मतलब रेट हमारे पास सेम हो रही है। इसका मतलब ए को डबल करने पर रेट हमारे पास जो है उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और हमने यही पढ़ाया है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बढ़ाओ, जो रेट होती है वह अफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, बी को सेम रखते हुए ए को डबल करो, रेट सेम रहा तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो ए की हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी, तो ऑर्डर होगा ज़ीरो विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम लोग ए को सेम लेंगे, तो हमारे पास ए कहाँ पर सेम हो रही है, सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए हमारे पास सेम हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग ए को सेम रखेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। और फिर हम सेकेंड थर्ड में देखेंगे, जो हमारे पास बी है वो डबल हो रहा है, और रेट भी हमारे पास डबल हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने पर रेट भी डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो रेट भी डबल हो रहा है।
हमने इसको कांस्टेंट क्यों रखा? हमने इसको कांस्टेंट इसलिए रखा कि ये हमारे काम में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो अगर आपको ए का ऑर्डर फाइंड करना होगा तो आप बी को कांस्टेंट रखोगे, और जब आपको बी का ऑर्डर फाइंड करना है तो आप ए को कांस्टेंट रखोगे। तो आपने जब ए को कांस्टेंट रखा तो आपने देखा कि अच्छा यहाँ पर 2 से 4 हो रही है, मतलब जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन डबल होने पे रेट भी हमारे पास क्या हो रही है? डबल हो रही है। इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्डर क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने पे जो रेट हमारे पास होती है वो डबल होती है, ठीक है। तो बी के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो गया? बी डबल होने पर रेट भी हमारे पास डबल हुआ, तो ऑर्डर क्या हो गया? 1। अब यहाँ से आप कर दोगे रेट लॉग के ए की पावर 0 और बी की पावर 1, सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास जो सवाल हो गया, इसमें हमें कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम एक्सपेरिमेंट 1 लिखें, एक्सपेरिमेंट 2 लिख के डिवाइड करें, फिर फर्दर डिवाइड करें एक बार और। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको इस चीज़ को यहीं पर रिसॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको और क्लियर होगी। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगी इसमें कि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, बी की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और रेट दे रखा हुआ है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, मतलब एक्सपेरिमेंट 1 में ए की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, बी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और इसका रेट इतना है। तो अगर आप जो लॉन्ग मेथड होता है उसको करोगे तो आप क्या करोगे? पहले इसके लिए लिखोगे रेट लॉ, फिर इसके लिए लिखोगे रेट लॉ, फिर इसके लिए लिखोगे रेट लॉ, फिर उसको आप डिवाइड करोगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है फॉर ए के लिए हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, बट हम लोग किसको यूज़ करेंगे? हम लोग शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करेंगे। अगर हमें ए का ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बी को कांस्टेंट रखेंगे। तो बी हमारे पास कहाँ पर सेम आ रही है? बी यहाँ पर सेम है और यहाँ पर सेम है, मतलब हमें सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी सेम है। अब हमने इसको सेम रख दिया तो ये हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 0.5 से हमारे पास हो रही है 1, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है। तो रेट हमारे पास क्या हो रही है? 2 से हमारे पास 8 हो रही है, तो रेट हमारे पास 4 टाइम्स हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने पे रेट हमारे पास 4 गुना चेंज हो रही है। और अभी हमने बी को कांस्टेंट रखा है, तो हमारे पास क्या होता है? आइदर आप इसको लिखोगे, तो आपने लिखा कि भाई रेट हमारे पास 4 टाइम्स हो रही है और हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया? डबल कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 2। तो इसका मतलब आर जो हमारे पास होगी इक्वल्स टू के ए की पावर 2। यहाँ पर जो ऑर्डर हमारे पास होगा ए के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब आप बी के लिए फाइंड करोगे तो क्या करोगे? आपको बी के लिए फाइंड करना है तो आप ए को सेम रखो। ए हमारे पास कहाँ पर सेम है? 0.5, और 0.5 यहाँ पर सेम है। अब ये हमारे पास सेम हो गया तो ये हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आप देखोगे 0.25 से हमारे पास 0.50 हो रही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन डबल होने पे हमारे पास रेट भी डबल हो रही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई तो रेट भी डबल हुई, इसका मतलब इसकी हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारे पास निकल के आता है रेट लॉ ओवरऑल क्या आती है? आर इक्वल्स टू के, ए की पावर 2 हो जाएगी, बी की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? एक और सवाल करते हैं। अब हमारे पास इसमें सवाल में क्या है? हमने देखा P प्लस क्यू जो हमारे पास है वो फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट, और हमारे पास P की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हुई है, Q की दे रखी हुई है और हमारे पास रेट दे रखा हुआ है, ठीक है। अगर अच्छा आप लोग इस चीज़ को याद रखो कि यहाँ पर हर जगह पर रेट में 10 की पावर -2 दे रखा हुआ है, ठीक है। अगर 10 की पावर -2 ना देखे -3 देगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप रेट को सेम करोगे, तो सबको आप सेम पावर में लेके आओगे, सबको क्या कर दोगे? 10 की पावर -2 में ले आओगे। अब हम सवाल देखते हैं फॉर पी। अगर हमें पी का देखना है, मतलब पी के रिस्पेक्ट में हमारे पास ऑर्डर क्या होगी, तो उसके लिए क्या करोगे? आप क्यू को सेम करोगे। क्यू हमारे पास कहाँ पर सेम हो रही है? यहाँ पर, और यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू है सेम है। अब ये हमारे पास इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि हमने देखा क्यू यहाँ पर सेम हो रही है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर पी को डबल होने पे जो रेट हमारे पास है वो डबल हो रही है। 1.6 है, 3.2 हो रही है, मतलब 16 का हमारे पास डबल हो रही, 3.2 हो जा रही है। मतलब यहाँ पर ये डबल हुआ तो ये भी हमारे पास डबल हो रही है। इसका मतलब कि जो रेट हमारे पास होगा पी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास पी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने पे रेट भी हमारे पास डबल हो रही है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम देखेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में। फॉर क्यू, अब क्यू के लिए हमें क्या करना होगा, हम पी को सेम लेंगे, तो हमारे पास पी यहाँ और यहाँ पर सेम हो रही है। हमने सेम ले लिया कि अब हमारे काम में पी इंटरफेयर ना करे। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास पी कांस्टेंट है, या फिर आप बोल सकते हो सेम है। तो यहाँ से यहाँ आने पर जो कॉन्सेंट्रेशन क्यू की है वो क्या हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। और यहाँ से यहाँ आने पर जो इसकी जो रेट हमारे पास है वो क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। मतलब इसको आपने 4 टाइम किया है तो रेट हमारे पास केवल 2 टाइम हो रही है। तो इसको आप कैसे करोगे, आप लिखोगे आर इक्वल्स टू के बी, और ये आपने लिखा, इसकी पावर हम लोग मानते थे वाई हमारे पास है। ठीक है, तो आपने बोला कि रेट हमारे पास क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, मतलब डबल हो रही, तो आपने यहाँ पर कर दिया 2, यहाँ पर लिखा के, और इसको आपने कितना किया है, 4 टाइम्स किया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 की पावर वाई। ठीक है, तो अब अगर ऐसे हम लोग कंपेयर करवाएंगे, 4 की पावर y है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है और जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है वो बराबर हो जाए। तो अगर हमारे पास y अंडर रूट हो जाएगा तो इट विल बी इक्वल, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 हमारे पास क्या होती है, 2 के बराबर होती है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होना। तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। तो इन दिस केस हमारे पास जो ये 2 और ये 2 आपस में बराबर हो जाएगा। तो y की हमारे पास ऑर्डर क्या आती है, 1/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, रेट एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन का r इक्वल्स टू के, p की पावर हमारे पास 1 है और q की हमारे पास पावर क्या है, हाफ है। आपने पढ़ा है जो ऑर्डर होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि ऑर्डर हमारे पास क्या हो गई, हाफ हो गई, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स किया, बट हमारे पास जो रेट है वो 2 गुना ही सिर्फ हो रहा है। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो रखा हुआ है, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है और ए की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, बी की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और रेट की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। फाइंड द रेट लॉ। अगर हमें फॉर ए फाइंड करना होगा, ठीक है, कि ए के रिस्पेक्ट में हमारे पास ऑर्डर क्या होगी, तो आप क्या करोगे, बी को कांस्टेंट रखोगे। तो बी कहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारे पास ए क्या हो रही है, डबल हो रही है। बी को आपने कांस्टेंट रखा कि आप बी इंटरफेयर ना करें। आप देखोगे ए के साथ में क्या हो रहा है, ए हमारे पास डबल हो रही है, तो रेट भी हमारे पास क्या हो रही है, डबल हो रही है। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, अब अगर हमें फॉर बी फाइंड करना है, बी के लिए हमारे पास क्या होगा, तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को सेम रखेंगे। तो ए हमारे पास कहाँ कहाँ पर सेम है, ए 1.1 और 0.1 यहाँ पर सेम है। तो मतलब इस और इस एक्सपेरिमेंट में ए की हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो सेम है। तो इस और इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास बी के साथ में क्या हो रहा है, ये 4 टाइम्स हमारे पास हो रही है। तो और इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या हो रहा है, आर के साथ में, रेट के साथ में क्या हो रहा है, ये हमारे पास 4 से 1 हो रही है, मतलब 1/4 हो रही है। क्या हो रही है, 1/4 हो रही है। ठीक है, तो आप लिखोगे आप इसके लिए रेट लॉ। तो हमने क्या बोला कि रेट हमारे पास क्या हो रही है, 1/4 हो रही है, तो ये हमारे पास 1/4 हो गया। और बी हमारे पास क्या हो रही है, बी हमारे पास 4 टाइम्स हो रही है। तो वैल्यू ऑफ फाई हमारे पास क्या होगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास हो जाएगी 4 की पावर -1 इक्वल्स टू 4 की पावर वाई। तो यहाँ से हमारे पास वाई आ जाएगा इक्वल्स टू -1 के बराबर। तो रेट हमारे पास क्या होती है, आर इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 हो जाएगी और बी की पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ और प्रूव हो गया कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, नेगेटिव हो गई वैल्यू। ठीक है, इसको आप नोट कर लो क्वेश्चन को।
एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है वो करते हैं, ठीक है। ये हल्का सा डिफरेंट सवाल है। इसमें क्या है कि आपके पास रिएक्शन दे रखी है। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी हमारे पास 15 प्रोडक्ट, और ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये है, ये है, ये है, बी की कॉन्सेंट्रेशन ये होती है, और यहाँ पर रेट गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह पर हमारे पास जो रेट है वो दे रखा हुआ है एक वेरिएबल, मतलब यहाँ पर इसकी रेट की वैल्यू क्या होगी। तो सवाल में पूछ रहा है कि एम क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, एम क्या होगा। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की ऑर्डर हमारे पास क्या होते हैं। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी। तो फॉर ए क्या करोगे, बी को आप कांस्टेंट रखोगे, तो हमारे पास बी कांस्टेंट कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास बी कांस्टेंट, तो ए हमारे पास डबल हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितनी हो रही है, ये 4 टाइम्स हमारे पास हो रहा है। मतलब ए को डबल करने पे रेट हमारे पास 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगी, ए की पावर 2, ठीक है। डबल करने पे हमारे पास ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो हमारे पास इसकी पावर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी ऑर्डर हमारे पास हो जाएगी 2। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि डबल करने पे 4 टाइम्स कैसे हो, तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, एक जो न्यूमेरिकल मेथड होता है कि हमारे पास रेट 4 हो रही है और ए हमारे पास क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है। तो 4 इक्वल्स टू 2 की पावर x हो जाएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो कि ये और ये आपस में बराबर हो जाए, तो इसके लिए x शुड बी 2, क्योंकि इस 2 का स्क्वायर करने पे ही हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने पे रेट हमारे पास 4 टाइम हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर हमारे पास क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। यहाँ से आपने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है फॉर बी। तो बी के लिए आप क्या करोगे, ए को कांस्टेंट रखोगे, तो ए हमारे पास कहाँ कहाँ पर सेम है, यहाँ पर हमारे पास सेम हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास बी क्या हो रही है, डबल हो रही है, और रेट हमारे पास कितनी हो रही है, रेट भी हमारे पास डबल हो रही है। इसका मतलब आपने ए को कांस्टेंट रख लिया, कॉन्सेंट्रेशन डबल होने पे रेट हमारे पास डबल हो रहा है, डबल होने पे डबल हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर हमारे पास क्या होगी, बी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी। तो हमारे पास हो गया रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर 2 और बी की पावर 1, ये हमने लिख लिया, ठीक है। रेट इक्वेशन हमने लिख लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास क्या है, 2 है, एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास क्या है, 1 है। अब हमें फाइंड क्या करना था, यहाँ पर हमें सवाल में ऑर्डर नहीं फाइंड करना था, यहाँ पर हमें फाइंड करना था वैल्यू ऑफ एम, कि एम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है कि इसमें ऑर्डर क्या है, गिवन है, हमने फाइंड कर लिया उसको, तो अब हम कोई भी इक्वेशन, कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट को लेकर डिवाइड कर देंगे। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट, हम एक एक्सपेरिमेंट को लेंगे और एक हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। तो हमने एक इसको ले लिया और एक हम सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट लेंगे, पहला वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ क्या है, 0.01 के बराबर है और बहुत ही छोटी वैल्यूज़ हैं। आप इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 4 यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फाइंड करनी वैल्यू ऑफ एम ही, ठीक है। आपने ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड कर लिया है, आपने ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड कर लिया है। अब आप कोई और एक्सपेरिमेंट को लोगे और एक्सपेरिमेंट 4 को उससे डिवाइड करवा दोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी अब वैल्यू, अब हमारे पास होगी एक्सपेरिमेंट 4 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 4 हमारे पास क्या है, एम इक्वल्स टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.03 की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 0.03 की पावर हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास एक्सपेरिमेंट 1 में हमारे पास वैल्यू ऑफ रेट क्या है, 1.2 10 की पावर -3 इक्वल्स टू के, ए की पावर 0.01 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी आई है, 2 है, और बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.01 की पावर 1 हो जाएगी। इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे, जो कॉमन हमारे पास होगा वो कट जाएगा।
यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, m की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो इस सवाल में हमारे पास क्या होता है, m की वैल्यू निकालने के लिए आपको a और b का ऑर्डर पता है, आपने फाइंड किया है। एक्सपेरिमेंट 4 तो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें ही m है, और बाकी आप एक कोई भी एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हो, तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1 की जगह पे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हो, बट आपको चूज़ करना है जो बहुत ही सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा, आप उसको चूज़ करना है कि आपका जो कैलकुलेशन पर्पस हो, कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। इसको नोट कर लो आप लोग। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। तो इसमें पहला हमारे पास होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शंस को आप लोग सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं वो होते क्या है, ये रिएक्शन कंप्लीट होते हैं सिंगल स्टेप में, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो रेट लॉ होती है, रेट लॉ में हमारे पास जो ए की पावर होती है या फिर जो बी की पावर होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। इन दैट केस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वहाँ पर जो ए की पावर होती है और बी की पावर क्या होती है, वो स्टोइकियोमेट्री होती है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब अगर कोई सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन जो होंगे वो आपस में सेम होंगे, ठीक है। क्योंकि आप बात कर रहे हो सिंगल स्टेप रिएक्शन की, तो वहाँ पर रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन सेम होता है। अब हमारे पास एग्जांपल है 2a+b जो है वो फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। और ये हमें दे रखा हुआ है सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। तो इस स्टेप का लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या होता है, R=K A⁴ क्योंकि यहाँ पर जो 2 क्या है वो स्टोइकियोमेट्री हमारे पास होती है। लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पावर हमारे पास होती है वो स्टोइकियोमेट्री के बराबर होती है और b की पावर 1 हो जाती है। और रेट लॉ में हमारे पास क्या होता है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन रेट लॉ, रेट लॉ जो हमारे पास होता है ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। और जो लॉ ऑफ मास एक्शन होती है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, ये थ्योरी से आती है, ठीक है। तो आपने बोला है कि भाई बात हो रही है एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास होगा वही रेट लॉ हो जाएगा। बट नॉर्मली हम लोग जो रेट लॉ में जो पावर हमारे पास होती है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, ठीक है। बट क्योंकि आप बात करो कि जो रिएक्शन है वो क्या है, एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ जो हमारे पास होंगे वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास नोट, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर नेवर एलिमेंट्री, जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो कभी भी एलिमेंट्री नहीं होते हैं। और जो मॉलिकुलरिटी होती इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, कितने स्पीशीज़ आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयंस हो, आपस में कितने एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलरिटी, क्योंकि कितने भी आयंस हमारे पास कोलाइड करके दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ होती है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, एलिमेंट्री रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो मॉलिकुलरिटी होती है वो हमारे पास कैटेगराइज की गई है 3 फॉर्म में। पहली हमारे पास होती है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, जहाँ पर मॉलिक्यूल की संख्या जो नंबर हमारे पास होगा वो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल PCl5 जो हमारे पास है वो डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और क्लोरीन में, तो यहाँ पर मॉलिकुलरिटी हमारे पास क्या हो रही है, 1 आ रही है, मतलब यहाँ पर ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 इज इन्वॉल्व। तो आपने इसको देख के ही, आप लोग रिएक्शन को देख के ही मॉलिकुलरिटी बता सकते हो, मॉलिकुलरिटी इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसे आपको हमेशा याद रखना है कि जो मॉलिकुलरिटी होती है वो केवल और कोई केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी जो होती है वो मीनिंगलेस होती है।
अगर आप बोल रहे हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और आप उसमें पूछो मॉलिकुलैरिटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होगा वो नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, तो वहाँ पर मॉलिकुलैरिटी का कंसेप्ट नहीं यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बात क्यों बोली गई कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होते हैं वो एलिमेंट्री नहीं होते हैं? जैसे हमने क्या बोला कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिकुलैरिटी बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस में जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिकुलैरिटी बोलते हैं। ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता है कि ज़ीरो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हों, कुछ ना कुछ तो नंबर चाहिए होगा। अगर हम कह रहे हैं कि कोलिजन हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो वी कांट से कि ज़ीरो मॉलिक्यूल कोलाइड करें। ठीक है। तो ज़ीरो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिकुलैरिटी जो होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक है। और जो ये कंसेप्ट हमारे पास मॉलिकुलैरिटी का है वो किसके लिए है? ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है। आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि ज़ीरो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, ये पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है। तो ज़ीरो मॉलिक्यूल कभी भी कोलाइड नहीं कर सकते हैं। और जो कंसेप्ट हमारे पास होती है मॉलिकुलैरिटी का, इसका मतलब क्या हो गया? मॉलिकुलैरिटी कांट बी ज़ीरो, ये हमारे पास हो गया। और जो कंसेप्ट हमारे पास मॉलिकुलैरिटी की है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस का होता है। ठीक है। जो मॉलिकुलैरिटी का कंसेप्ट है वो किस पे एप्लीकेबल होता है? वो एलिमेंट्री रिएक्शंस पे एप्लीकेबल होता है। पर जो हमारे पास ऑर्डर होती है वो ज़ीरो हो सकती है। ऑर्डर कैन बी ज़ीरो, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, वहाँ पर ऑर्डर हमारे पास कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री, क्योंकि मॉलिकुलैरिटी और ज़ीरो में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। और मॉलिकुलैरिटी जो हमारे पास है वो कंसेप्ट किसका होता है? एलिमेंट्री रिएक्शंस का होता है। तो अच्छा, आप ये जानते हो कि जो ऑर्डर होती है वो ज़ीरो हो सकती है, ऑर्डर नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, फ्रैक्शनल भी होती है, ज़ीरो भी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमारे पास होंगे वो कभी भी एलिमेंट्री नहीं होंगे। ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया। फिर हमने पढ़ा कैटेगरीज ऑफ मॉलिकुलैरिटी कितने तरह की हमारे पास होती है। अगर हमने बोला यूनिमॉलिकुलर, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ हमारे पास है PCl5। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं? एक मॉलिक्यूल हमारे पास है, तो यहाँ पर मॉलिकुलैरिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। अब ये जानते हो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो मॉलिकुलैरिटी हमारे पास होती है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि रेट हमारे पास क्या हो गया? इक्वल्स टू के PCl की पावर 1 हमारे पास हो गया। यहाँ पर ऑर्डर भी हमारे पास 1 है, मॉलिकुलैरिटी भी 1 हो गया, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में, हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर ये आप लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लिख रहे हो या फिर रेट लॉ नहीं, आपने सिंपली लिखा है रेट लॉ कि R इक्वल्स टू के PCl की पावर हमारे पास 1 हो गई। तो 1 का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर हमारे पास 1 हो गई। और आपने जो आपने क्या नाम है इक्वेशन देखी, वहाँ पर आपने देखी कि जो मॉलिकुलैरिटी क्या है हमारे पास 1 हो गया। तो इस रिएक्शन में ऑर्डर भी हमारे पास 1 हो गया, मॉलिकुलैरिटी भी हमारे पास 1 हो गई। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल H2 एंड I2 आर फॉर्मिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ HI। तो यहाँ पर मॉलिकुलैरिटी हमारे पास क्या होती है? 2 हो गया। ठीक है। अब इसका आप रेट लॉ लिखोगे तो कैसे लिखोगे? रेट लॉ लिखोगे R इक्वल्स टू के H2 हो जाएगी एंड I2, क्योंकि यहाँ पर इनकी हमारे पास वी हैव ओनली 1, तो यहाँ पर हमारे पास वी हैव टू पुट 1। और आप जानते हो एलिमेंट्री रिएक्शंस में, सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो भी हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन होती है वही रेट लॉ हो जाती है। ठीक है। फिर इन केस ऑफ ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके क्या लिखोगे? रेट लॉ क्या होगा? इक्वल्स टू के H2 की पावर 2 हो जाएगी, O2 की पावर हमारे पास 1 हो गया। ठीक है। ये बहुत ही रेयर होता है कि मॉलिकुलैरिटी मोर देन 3 हो। वाई? क्यों ऐसा होता है? नॉर्मली आप देखते हो कि मान लो कोई एक इंसान है, वो बाइक से आ रहा है या फिर स्कूटी से आ रहा है, वो कहीं ठुक गया। ठीक है। किसी एक पॉइंट पे उसका कोलिजन हो गया, तो वो हमारे पास मान लेंगे वो यूनिमॉलिकुलर हो गया।
फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि एक सामने से आ रहा हो, एक पीछे से आ रहा हो, आपस में वो ठुक गए, दे कोलिड, तो एक पॉइंट पे आके दे आर कोलिडिंग, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये तो हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ बाई मॉलिक्यूलर हो गया। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है कि तीन गाड़ियाँ तीन डायरेक्शन से आके टकरा गई हों, ये भी पॉसिबल होता है कि तीन गाड़ियाँ जो हैं वो तीन डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे कोलिड कर गई, ये भी कभी कभी हो सकता है। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट कभी कभी हो सकता है कि तीन गाड़ियाँ एक पॉइंट पे आके टकरा गई हों। बट ये बहुत मुश्किल होता है कि एक पॉइंट पर चार गाड़ियाँ चार डायरेक्शन से आके टकरा जाएं। दिस इज़ लाइक बहुत ही कम पॉसिबल है कि ऐसा हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मॉलिकुलैरिटी होती है मोर देन 3 इज़ वेरी रेयर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, जो वैल्यू होती है मॉलिकुलैरिटी की वो हमारे पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मोर देन 3 जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है, तो हम लोग मानते हैं कि मॉलिकुलैरिटी कांट बी मोर देन 3। मॉलिकुलैरिटी कांट बी ज़ीरो, ज़ीरो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल यहाँ से आए आधा मॉलिक्यूल वहाँ से आए, वो भी कोलाइड नहीं करेगा। और नेगेटिव मॉलिक्यूल क्या ही, इसका क्या ही मतलब हुआ, तो इसका मतलब मॉलिकुलैरिटी जो हमारे पास होती है वो कांट बी ज़ीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। बट हमारे पास जो ऑर्डर थी वो ज़ीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। मॉलिकुलैरिटी ग्रेटर देन 3 इज़ नॉट पॉसिबल, मोर देन 3 हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिशन बिटवीन मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज़ वेरी लेस। अगर हम बात करें कि कोई आके कोलिड कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी जो होती है कोलिशन की बिटवीन 3 मॉलिक्यूल बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो मॉलिकुलैरिटी मोर देन 3 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि जो चांसेस होते हैं कोलिशन के, ठीक है, वो बहुत ही कम होते हैं, वेरी लेस। अब आती है बात फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऑर्डर हमारे पास जो होती है और मॉलिकुलैरिटी हमारे पास जो होती है वो सेम होती है। अगर आप सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात कर रहे हो तो वहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ सेम थी, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन भी हमारे पास सेम थे। और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आपने क्या देख लिया कि जो ऑर्डर हमारे पास होती है और जो मॉलिकुलैरिटी हमारे पास होती है वो सेम होती है। ऑर्डर मतलब ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास जो होगी, ए और बी को आपने जोड़ देना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा यहाँ पर, तो इस सवाल में आपने देखा कि हमारे पास मॉलिकुलैरिटी कितनी आ रही है, हमारे पास 3 आ रही है। ठीक है, कितनी हमारे पास है, 3 है मॉलिकुलैरिटी, और इसकी हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर कितनी होगी, इक्वल्स टू 2 + 1, ये हमारे पास हो जाएगी 3। तो ये क्या हमारे पास हो गया कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस जो हमारे पास ऑर्डर होती है, मतलब टोटल ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास टोटल होती है और जो मॉलिकुलैरिटी होती है वो सेम होती है। इसके ऊपर भी हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर भी हमारे पास मॉलिकुलैरिटी क्या आ रही है, 2 हो रही है, और ऑर्डर हमारे पास क्या होगी, 1 + 1 = 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 2 आ रही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन दो चीज़ें हमारे पास सेम होती है, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ तो सेम होते हैं, साथ ही साथ में जो हमारे पास ऑर्डर होती है, मॉलिकुलैरिटी होती है, वो भी सेम होते हैं। अब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3A जो हमारे पास है, रिएक्टिंग विथ 2B एंड दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को देख के आप देख रहे होगे कि भाई 5 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या मॉलिकुलैरिटी 5 हो सकती है, मॉलिकुलैरिटी कांट बी 5। सो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, जो हमें दिख रहा है वो है नहीं। आप नहीं बोल सकते कि 5 मॉलिक्यूल आप आके कोलाइड कर रहे हों, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये सिंगल स्टेप में ना होके मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन हमारे पास नहीं है। अगर मॉलिकुलैरिटी मोर देन 3 होती तो उसका मतलब जो वो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास होगी। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जो मॉलिकुलैरिटी होती है वो मोर देन 3 होती है। ठीक है, इसमें आपको अगर कभी भी रिएक्शन दे रखा होगा तो उसमें आपको देखना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। उसमें 3 आइडेंटिफिकेशन के हमारे पास मार्क होते हैं। पहला क्या होगा,
या फिर वो सिंपली आपको सवाल में बोल देगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। सवाल में वो आपको दे देगा, ठीक है, मतलब क्लियरली मेंशन कर देगा कि भाई जो गिवन रिएक्शन हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, मल्टी स्टेप्स में दे देगा। दूसरी हमारे पास होती है कि आप खुद जानोगे कि भाई मॉलिक्युलरिटी जो है वो मोर देन 3 हो रही है, इसका मतलब हमारे पास ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। फिर तीसरी हमारे पास क्या होती है, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमारे पास होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के हैं ये आपको खुद अप्लाई करना होगा। इसमें से हो सकता है कि उसने सवाल में मेंशन कर दिया हो कि ये मल्टी स्टेप दिखा दिया हो, या फिर साफ साफ बोल दे कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है, तो आप बोलोगे भाई ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर ना दे रखा होगा तो इन दैट केस वो आपको देगा वेज टू फाइंड आउट। क्या हमारे पास हो सकती है वे, एक हमारे पास वे होता है कि जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो मोर देन 3 होगी, और दूसरा वे हमारे पास होता है रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमारे पास होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 दे रहा है एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रहा है, ठीक है। तो इसका रेट लॉ हमारे पास क्या होगा, रेट लॉ इक्वल्स टू K N2 की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रेट लॉ हमारे पास जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। जो यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास होती है वो बाय एक्सपेरिमेंट आती है। तो आपने लिखा R इक्वल्स टू K और कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या हो गया N2O5 का, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल होता है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लिखोगे तो हमारे पास क्या होती है R इक्वल्स टू K N2O5 की पावर 2, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो प्योरली थ्योरेटिकल होता है, इसको आप खुद लिखते हो। क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट में हमारे पास 2 थी, सॉरी स्टोकियोमेट्री में 2 थी, तो आपने यहाँ पर पावर में भी 2 कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा भाई इस रिएक्शन में रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो सेम नहीं है। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। कभी कभी सेम हो भी सकते हैं बट मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास होती है कंप्लीट्स इन मोर देन 1 स्टेप, इसका मतलब जो ये रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में नहीं हो रही है, मोर देन 1 स्टेप ले रही कंप्लीट होने के लिए। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी जो होती है, अगर आप बोलेगा भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फाइंड करो मॉलिक्युलरिटी, तो सिंपल सी बात होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। बट अगर उसके बावजूद भी आपसे पूछ ले कि भाई ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, तो आप क्या करोगे, जो RDS स्टेप होता है विच इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसकी जो मॉलिक्युलरिटी हमारे पास होगी उसी को आप बोल दोगे इस कंप्लीट रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होती है। पहली बात तो हमारे पास क्या हो गया, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो मीनिंगलेस होती है। बट इफ़ आस्क्ड, अगर पूछ भी ले, तो जो RDS स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसकी जो मॉलिक्युलरिटी आती है विल बी द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास होता है रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट लॉ कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि भाई वहाँ पर जो एलिमेंट्री रिएक्शन में हमने देखा सिंपली वी कैन राइट द लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने लिख लिया कि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन जो स्टोकियोमेट्री हमारे पास होती है वो पावर में आ जाती है, और जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वही रेट लॉ के बराबर होता है। बट हमने ये चीज़ देखी भाई फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो लॉ ऑफ रेट लॉ के बराबर नहीं है। तो हम लोग रेट लॉ लिखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, हम लोग उसको देखते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, मोर देन 1 स्टेप में होती है, ठीक है, मल्टी स्टेप में हमारे पास होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। जिसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RDS विच इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, जो सबसे धीरे धीरे कंप्लीट होगी, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अप्लाई, क्यों हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है अप्लाई, हमें पता होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे ऑन RDS पे एंड देन राइट द रेट एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन किस पे, RDS पे, और फिर हम लोग वहाँ से रेट की एक्सप्रेशन को लिखेंगे। ये मैं आपको स्टेप बता रही हूँ कि हाउ यू हैव टू फाइंड द रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
पहले आप क्या लिखोगे, जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो हमारे पास होती है RDS। और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इस रिएक्शन में ये स्टेप हमारे पास क्या है, RDS है। उसके बाद आप उस RDS पे क्या अप्लाई कर दोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या होती है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट होती है, उसमें जो हमारे पास स्टोकियोमेट्री होती है वही पावर में चली जाती है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसको। अप्लाई करने के बाद हमने अप्लाई कर दिया लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन दी RDS। अगर उसके बाद भी इफ रेट एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है उसके पास में इंटरमीडिएट या फिर डमी रिएजेंट होगा, ठीक है। डमी हमारे पास क्या होता है या फिर इंटरमीडिएट रिएजेंट हमारे पास क्या होती हैं, जो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट्स में हमारे पास नहीं होंगी, रिएक्शन के दौरान वो फॉर्म होंगी और रिएक्शन के दौरान ही वो ख़त्म हो जाएंगी। मतलब वो रिएक्टेंट में भी नहीं है, वो प्रोडक्ट में भी नहीं है, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन जो हमारे पास होती है मेन रिएक्शन में वो अवेलेबल नहीं होंगे, वो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होंगे और रिएक्शन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट या फिर डमी रिएजेंट होता है तो हम लोग उसको रिमूव करेंगे बाय यूजिंग के इक्विवेलेंट, ठीक है। के इक्विलिब्रियम को यूज़ करके हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। तो आपके पास क्या स्टेप होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन व्हेन यू हैव टू राइट द रेट लॉ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पहचानोगे कि हमारे पास RDS स्टेप कौन सी हुई। हमें एग्जांपल लिखना है। हमने देखा कि वी हैव N2O5 हमारे पास है, दे आर फॉर्मिंग 4NO2 हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। स्टेप 1 दे रखा हुआ है, स्टेप 2 दे रखा हुआ है। स्टेप 1 पे लिखा हुआ है कि ये स्लोएस्ट स्टेप हो गया, तो आप यहाँ से जान जाओगे कि हमारे पास ये कौन सी स्टेप होती है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास हो गई। तो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास RDS कौन सी है। तो हमारे पास ये जो स्टेप हमारे पास हो गया वो RDS हो गया, क्लियर है। तो पहला स्टेप क्या होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई RDS। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन RDS। लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होती है, यहाँ पर जो स्टोकियोमेट्री हमारे पास होती है वही कॉन्सेंट्रेशन की पावर बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को किस पे, RDS पे। तो हमारे पास RDS स्टेप ये हमारे पास है, और इस पर लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी R इक्वल्स टू K। और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, N2O5, तो हमारे पास हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। और यहाँ पर जो हमारे पास स्टोकियोमेट्री क्या है 1, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1। ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं आया, आपके आंसर में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आया। बट अगर इसी रेट एक्सप्रेशन में आपके पास इंटरमीडिएट या फिर डमी रिएजेंट होगा तो आप उसको रिमूव करोगे बाय यूजिंग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इंटरमीडिएट और डमी रिएजेंट हमारे पास क्या होते हैं, जो इस रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में हमारे पास नहीं होंगे, रिएक्शन के दौरान वो बनेंगे और रिएक्शन में हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है। इसमें हमारे पास कन्वर्जन हो रहा है NO2 में और ऑक्सीजन में, ठीक है। बट NO3 हमारे पास कहीं पर भी ना रिएक्टेंट साइड में है ना प्रोडक्ट साइड में है। इसका मतलब NO3 जो हमारे पास है वो रिएक्शन के दौरान में फॉर्म हुई और रिएक्शन के दौरान में ख़त्म हो गई। बट यहाँ पर हमने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमारे रेट एक्सप्रेशन में नहीं आ रही है। ये जो हमारे पास NO3 है वो हमारे रेट एक्सप्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। अगर रेट एक्सप्रेशन में इफ़ रेट एक्सप्रेशन हैव द इंटरमीडिएट और डमी रिएजेंट, तब हम लोग उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा तो हमारे पास क्या आती है, K इंटू N2NO5 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर दे हैव नो इंटरमीडिएट, ठीक है। अब एक सवाल करते हैं जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट आ रहा है, 2O3 हमारे पास है, ये फॉर्म हो रहा है 3O2, ठीक है। फिर हमारे पास स्टेप दे रखा हुआ है पहला और ये दूसरा। जो स्लोएस्ट स्टेप हमारे पास होती है वो क्या होती है, RDS होती है। पहला स्टेप होता है यू हैव टू आइडेंटिफाई द RDS, और सेकेंड स्टेप होता है कि अप्लाई करना होता है लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन द RDS। तो आप इस पर अप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K3 हमारे पास हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारे पास है वो क्या है, K3 है। एंड O की पावर 1 हो जाएगी, O3 की पावर हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई वो ऑक्सीजन जो हमारे पास है ना ही वो रिएक्टेंट में है ना ही वो प्रोडक्ट में है। इसका मतलब ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ये मेन रिएक्शन में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरमीडिएट।
यहाँ पर हम लोग इसको क्यों अकाउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये रेट एक्सप्रेशन में आ रहा है। अगर ये हमारे रेट एक्सप्रेशन में नहीं आता हम उसको इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट अभी हमारे ये रेट एक्सप्रेशन में आ रहा है तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे मेन रिएक्शन में नहीं अवेलेबल है। तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं बाय यूजिंग के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा ही होगा। सो इसको हम लोग रिमूव करेंगे बाय रिमूव द इंटरमीडिएट बाय यूजिंग के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री होती है। तो हमारे पास के इक्विलिब्रियम यहाँ पर अप्लाई करोगे क्योंकि रिएक्शन हमारे पास कौन सी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, के इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, K1/K2। ठीक है, हमारे पास फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो रहा है, K1/K2, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन है O एंड वी हैव O, एंड रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है O3। यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है O2 है, हमारे पास ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है O3 है। तो हमारे पास ये ऊपर हो जाएगा और इसकी स्टोइकियोमेट्री हमारे पास 1 हो जाएगी, तो पावर भी हमारे पास रेज टू 1 होगा, और यहाँ पर हमारे पास O3 दे रखा हुआ है। तो यहाँ से क्या आता है, हमारे पास हो गया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ O की हमें फाइंड करनी है क्योंकि हमको इसको ही रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी O विल बी K1 इंटू O3 बाई K2 इंटू O2। तो आप लोग क्या करेगा, यू हैव फाइंडेड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको आप क्या करोगे, आप इसको अपने रेट एक्सप्रेशन में पुट करोगे। यहाँ पर जो आपने रेट एक्सप्रेशन निकाली थी यहाँ पर आप उसको पुट करोगे वैल्यू को ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने क्या करा, पुट इन द फर्स्ट रिएक्शन इक्वेशन में आपने पुट किया, तो अब आपके पास क्या निकल के आती है, रेट इक्वल्स टू K3 K1 अपॉन K2 O3 की पावर 1 O3 की पावर 1 अपॉन O2 का पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको वी कैन राइट K, और O3 का स्क्वायर हमारे पास हो गया अपॉन O2 की पावर 1। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर लेके आओगे तो इट विल बी R इक्वल्स टू K, O3 की पावर 2 होती है एंड O2 की पावर हमारे पास -1 हो जाएगी, जहाँ पर K क्या है, K1 K3 अपॉन K2 हो गया, और जो इसकी हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास क्या आती है, वी हैव टू ऐड ओनली। ठीक है, तो 2 - 1 इक्वल्स टू 1 आ जाती है। तो आपने देखा कि अगर आपके पास रेट एक्सप्रेशन में RDS की रेट एक्सप्रेशन में डमी रिएजेंट होगा तो इसको आपको रिमूव करना होगा बाय यूजिंग के इक्विलिब्रियम। और जो के इक्विलिब्रियम होता है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो एक बार।